हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्लास 10 के एक्सरसाइज 2 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। राष्ट्र की आय के बारे में क्या दिया हुआ है? राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये आय क्या होता है, यानी कि यह हमारा इंग्लिश में से कहेंगे इनकम क्या है। इनकम क्या है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आय क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय में पढ़ेंगे इनकम क्या है। ठीक है, आय क्या है? हम अपने जीवन में विभिन्न क्रियाएं करते हैं जिससे हमें कुछ धन और संपत्ति प्राप्त होता है। उस धन संपत्ति उस व्यक्ति के लिए जो क्रिया किया है उसके लिए वो उसका आय है। क्या कहा हमने? परिश्रम के पश्चात परिश्रम करेगा, इसके पश्चात उससे कुछ धन या संपत्ति जो प्राप्त होगा वो उसके लिए उस व्यक्ति का आय कहलाएगा। है? अगर आय पूछ ले कि ये आय कौन कौन से साधन है, आय कौन कौन से साधन है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण साधनों के बारे में जाने। जैसे अगर कहे किसान कहाँ से कमाता है, किसान कहाँ से आय की प्राप्ति करता है, तो किसान कहाँ से प्राप्त करती है? तो किसान प्राप्त करता है खेतों से, अपनी उपज से प्राप्त करता है। अगर डॉक्टर पूछे कि डॉक्टर कहाँ से प्राप्त करता है, तो अपनी सेवा देकर प्राप्त करता है। अगर उसी तरह पूछे अगर आपके पास पूंजी है तो आप उस पर आय कैसे प्राप्त करेंगे? तो आय आप उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं। देखते हैं गांव में साहूकार महाजन जो है अपनी पूंजियों को निवेश करते हैं और उसके बदले में वो उस पर कुछ इंटरेस्ट जोड़ कर ब्याज लेते हैं और उसी से वो अपना आय को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई उद्यमी है, कोई व्यवसाय है, व्यवसाय है तो वो कैसे कमाएगा? व्यवसाय करेगा यानी कि वो या तो लाभ में रहेगा कभी, या तो कभी हानि में रहेगा। तो इससे बहुत सारे वो साधन हैं जहां हम कार्य करते हैं और वहां से हमें धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर यही आय पूछ ले कि वर्तमान परिवेश में भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा आय है, अगर पूछ ले भारत में किसका आय सबसे ज्यादा है, अगर ज्यादा पूछ ले सबसे ज्यादा, तो कहेंगे हम अपने गोवा राज्य का आय सबसे ज्यादा है। उसी तरह पूछे कि सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, ये ज्यादा हो गया और ये कम। अगर कम पूछ ले कि कहाँ है, तो कहेंगे हम अपने बिहार में सबसे आय का स्रोत, सबसे ज्यादा आय कम है, तो बिहार में कम है। ये तो भारत के परिवेश में हो गया। अगर बिहार के प्रदेश में कहा जाए कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो बिहार में कहे ज्यादा कहाँ है, तो पटना में सबसे ज्यादा आय कमाता है। और उसी तरह कहे कि कम कहाँ है, तो कम कहेंगे शिवहर क्षेत्र में, शिवहर जिला में सबसे कम है। भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा गोवा में, भारत में सबसे राज्यों में सबसे कम बिहार में। अगर 2009 के रिपोर्ट देखें तो 9 के रिपोर्ट के अनुसार, अगर 2009 में एक रिपोर्ट आया था कि आय किस राज्य में सबसे ज्यादा है आपकी किताब के अनुसार, तो उसमें बताया गया है कि बिहार उस समय दूसरे स्थान पर था, नीचे से, यानी कि सबसे नीचे कौन था, सबसे कम किसका था? उड़ीसा का, और उसके बाद बिहार का। क्लियर? 2009 के अभी कौन है? बिहार। अगर बिहार के जिलों में पूछे, 38 जिला है बिहार में, तो बिहार के जिलों में सबसे ज्यादा किस जिला का आय है? कहेंगे पटना का। बिहार के जिलों में सबसे कम आय किसका है? तो शिवहर का है। क्लियर? ये हमने आय के बारे में पढ़ा। क्लियर?
अब आ जाइए आय के बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। क्लियर? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या कहती है? कहती है कि एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का योग का कुल मौद्रिक रूप जब निकल जाए, किस रूप में? मौद्रिक रूप में निकल जाए, वो मौद्रिक रूप टोटल क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहा हमने? किसी एक वर्ष में, एक वर्ष कहाँ से चलते हैं हम लोग लेकर के? वित्तीय वर्ष, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के समय को, यानी कि टोटल 1 साल हुआ, इसको हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। इसी वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष, या वित्तीय वर्ष कहें या एक वर्ष कहें, एक वर्ष में कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक योग क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब हम इन सभी को, राष्ट्रीय आय को एक एक पॉइंट में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या पॉइंट है। आइए हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले हम लिखते हैं कि ये राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए आइए सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या कहता है कि एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक योग, बस एक वर्ष में वस्तुओं या सेवा का कुल मौद्रिक रूप हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इस राष्ट्रीय आय को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर? इनके राष्ट्रीय आय के परिभाषा को, ये तो हमारी आम चाल भाषा, हमें याद हो गया कि एक वर्ष में वस्तु या सेवाओं का कुल मौद्रिक रूप है जो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस परिभाषा को अपने शब्दों में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने शब्दों में दिया है, जैसे प्रोफेसर मार्शल हैं, प्रोफेसर पीगू हैं, प्रोफेसर किन्स है। इन्होंने अपनी भाषाओं में इनकी परिभाषा को दिया है, लेकिन हम एक ही याद करके चलेंगे, कौन सा? कि एक वर्ष में कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा का जो कुल उत्पादन का जो कुल मौद्रिक रूप आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब हम एक एक पॉइंट करके चलते हैं कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन बातें हो सकती है। पहले तो कहा एक वर्ष में जो उत्पादन हो रहा है सबको हम राष्ट्रीय कहते हैं। तो हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो भारतवासी अगर यहाँ की आय को किसी और देश में जाकर लगा करके अगर कुछ धन संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहा हमने? कहा कि अगर भारतवासी किसी और देश में जा करके अगर आय की प्राप्ति करते हैं तो क्या उस आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे? हाँ या ना? तो हाँ, हम जोड़ेंगे। क्या कहेंगे? एक और पॉइंट हमारा क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय आय में ही विदेशों से जो हमारा प्राप्त आय होगा उसे हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। किसमें? राष्ट्रीय आय में। जब हमारा राष्ट्रीय आय पूछे क्या राष्ट्रीय आय में हम विदेशों में से जो धन प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त करते हैं, तो भारतवासी गए, अगर भारतवासी गए बाहर कमाने, अगर वहाँ कमा करके आय प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो आय राष्ट्रीय आय में जुटेगा? तो हाँ, वो राष्ट्रीय आय में जुटेगा। क्लियर? दूसरा का पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय कि पहली बार कौन है व्यक्ति जिन्होंने इनकी गणना किया था? राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कहे तो 1868 ईस्वी में किया गया था।
1868 ईस्वी में। अगर कहेगा किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कैसे किया गया था, तो इन्होंने एक बुक में बताया था। उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस बुक में, पहली राष्ट्रीय के आकलन 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस बुक में किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। इन्होंने पहली बार बताया, इसी पुस्तक में बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो क्या रुपया है, तो 20 रुपए है। 20 रुपए है। अब यहाँ आया प्रति व्यक्ति आय, तो हम यही समझ लेते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या कहता है। प्रति व्यक्ति आय कि जब देश की राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और इसके पश्चात में जो हमारे पास भागफल आता है, वो भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहा, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय, अगर इसमें हम देश की जनसंख्या से, जिस देश की राष्ट्रीय आय है उसी देश की जनसंख्या से, देश की जनसंख्या से, क्या कौन, टोटल जनसंख्या होना चाहिए, कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से उस राष्ट्रीय आय को भाग कर देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। जैसे हम मान लें कि ये 100 रुपया है राष्ट्रीय आय किसी देश का, और उस देश की जनसंख्या है 5, तो बताए कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, तो करेंगे 5 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 भागफल में आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं आसानी से कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो कहेंगे राष्ट्रीय आय में जब देश की, उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के पश्चात जो भागफल प्राप्त हो वो क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए 1868 के बाद तीसरा का पॉइंट कहता है, 1868 के बाद कि जब इस समय तो हो गया कि आज़ादी से पहले, अब आज़ादी के बाद इसको कौन जिम्मे में लिया, कौन है व्यक्ति, कौन सी समिति है जो राष्ट्रीय आय की आकलन करती है, तो कहा आज़ादी के बाद पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये क्या थे, अध्यक्ष थे और इसका एक समिति बनाया गया। इन्हीं के अध्यक्ष में एक समिति बनाया गया और इन्हीं समिति का काम था कि राष्ट्रीय आय क्या है उसकी आकलन कीजिए, उससे बताइए। 1947 के बाद इनको दिया गया और इन्होंने रिपोर्ट अपना पेश किया और ये रिपोर्ट बताते रहे कि 1954 तक के क्या है राष्ट्रीय आय देश का। इसके बाद इस समिति के जगह पर आगे आ गया हमारे पास एक संस्था, जिस संस्था का नाम था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था आ गया। वो संस्था का क्या काम था कि राष्ट्रीय आय देश का कितना है वो बताना। उस संस्था का नाम था CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम था, इसका क्या काम था, अगर इसका हिंदी पूछ ले तो कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
इसका पूछ ले कि सबसे पहले तो इसका पूछे गठन कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था। 1954 में किया गया था। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना। क्या काम था, राष्ट्रीय आय का आकलन करना, राष्ट्रीय आय का आकलन करना। ये अकेले संस्था जो है काम नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए इसको सहायता देने के लिए आया, सहायता देता है। इसको सहायता कौन देता है, तो कहेंगे NSSO। NSSO यानी ये जो संस्था है ये सहायता देती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को कि राष्ट्रीय आय क्या है। इसका पूरा नाम अगर पूछ ले NSSO का तो कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सहायता देती है। इसका हिंदी पूछ ले तो कहेंगे केंद्रीय या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये संस्था क्या काम करती है, CSO को सहायता देती है, किसके लिए, राष्ट्रीय आय के आकलन में। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें राष्ट्रीय आय के कौन कौन और भी आधार हैं जिससे हम राष्ट्रीय आय के आकलन करते हैं। तो उस आय में हम करते हैं इसकी धारणा के बारे में करते हैं, कौन कौन इसकी धारणाएं। सही, अब हम धारणाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कौन कौन धारणा है जो राष्ट्रीय आय को आकलन करने में आसानी होता है। पढ़ेंगे धारणा इसके। तीसरा पॉइंट था तो हमारे पास आ जाएगा अगला चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि धारणा इसके क्या क्या है, यानी इसके कौन कौन आधार हैं राष्ट्रीय आय का। तो हम इसके 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ABC। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या कहते हैं, तो इसका अगर इंग्लिश में पूछ ली इसका क्या कहते हैं तो कहेंगे इसको GDP कहते हैं। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे। क्लियर। अगर इसी तरह पूछ ले दूसरा का क्या है तो कहेंगे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको क्या कहते हैं, GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इसे। क्लियर। सकल, बार बार सकल आ रहा है, सकल का मतलब होता है कुल, सकल का मतलब होता है कुल। और ये तीसरा का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कहते हैं NNP, NNP। इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम इन्हीं को एक एक करके देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, उसके बाद हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। आइए सबसे पहला हम जानते हैं कि ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कि हमारे पास जो GDP है वो क्या होता है। GDP कहने का मतलब है कि जिस तरह राष्ट्रीय आय है सेम टू सेम इसका भी उसी तरह से परिभाषा है कि एक वर्ष में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का कुल मौद्रिक रूप राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का क्या कहलाता है। क्या कहा हमने, एक वर्ष में कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु
एवं सेवा का उत्पादन का कुल मौद्रिक रूप, किसका रूप? मौद्रिक रूप क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। आ जाइए, दूसरा नंबर हमारा बी क्या कहता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम ध्यान से देखेंगे, क्या कहता है इसको? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में है, ध्यान से देखेंगे, ये देश छोटा सा है, एक ही अपना छोटा सा देश है, ठीक। अगर इस देश का टोटल, अगर ये अंदर देश का कहा है, ये सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष में वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक क्या आता है? जीडीपी। क्या आता है? जीडीपी। क्लियर? टोटल हो रहा है जीडीपी। अब इसी जीडीपी में अगर हम कहें कि इस देश का व्यक्ति किसी और देश में पूंजी निवेश करके अगर काम कर रहा है, पूंजी निवेश करके काम कर रहा है, तो वहां से जो आय प्राप्त होगा, वहां से जो आय प्राप्त होगा, उस आय को किस में जोड़ेंगे हम? जीडीपी में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं? जीडीपी में। क्या कहने का मतलब? यहाँ का निवासी किसी और देश में अगर काम करके यहाँ काम करेगा, तो ये अपना धन को, आय को कहाँ भेजेगा? बाद में अपने देश में, जहाँ से गया हो उस देश में भेजेगा, तो देश में आएगा तो उसके जीडीपी में वो धन जुट जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर इस देश का व्यक्ति इस देश में कमाने आया है, तो यहाँ से धन को क्या करेगा? अपने देश में लेके जाएगा। तो यहाँ से जब लेके जाएगा तो वो धन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? तो क्या हो गया हमारे पास? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हुआ कि जीडीपी में जब हम विदेशों से आय प्राप्त करेंगे, विदेशों से जो हम आय प्राप्त करेंगे या धन प्राप्त करेंगे, क्लियर, तो उसे जोड़ लेंगे। जबकि जब विदेशी यहाँ से धन को ले जाएंगे, विदेशी जब धन या आय, धन या आय यहाँ से ले जाएंगे, तो उन्हें क्या करेंगे? यहाँ से ले जाएंगे तो उन्हें क्या करेंगे? घटा देंगे। ले जाएंगे तो घटा देंगे। क्लियर? अब आ जाइए, ये क्लियर हो क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आई होप। अब आ जाइए सी नंबर, क्या है हमारे पास? सी नंबर कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब हम जितने सारे ये सकल घरेलू उत्पाद हो या सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो, हम उत्पादन करने के लिए उस पर हम कोई खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं। अगर उन व्यय को, खर्चा या व्यय एक ही है, खर्चा या व्यय को जब हम उसमें से घटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? शुद्ध रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुद्ध रूप। क्या कहने का मतलब है कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहता है कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद समाया हुआ है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ही सकल घरेलू उत्पाद समाया हुआ है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी पर जो हम खर्च किए हैं, व्यय किए हैं, अगर उस व्यय की मात्रा को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शुद्ध रूप आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? अगर व्यय पूछ ले कि ये व्यय किस प्रकार से होता है, व्यय हम कहेंगे वेतन में व्यय करते हैं। अगर दुकान या मॉल या फैक्ट्री आप खोल लेते हैं तो उस पर कैसे व्यय कीजिएगा? अगर मजदूर रखे हैं तो वेतन के रूप में, अगर भूमि है या भूमि रेंट पर है तो भूमि पर खर्च, लगान पर खर्च। उसके बाद
अगर कच्चा माल खरीद रहे हैं, उस दुकान में सामान रखने के लिए अपनी फैक्ट्री है, कच्चा माल जैसे एक चीनी फैक्ट्री है, तब क्या कीजिएगा, गन्ना खरीद लीजिएगा। अगर चिप्स का फैक्ट्री है, आलू चिप्स का, तो आलू खरीदिएगा कच्चा माल। अगर कुरकुरे फैक्ट्री है तो मक्का खरीदिएगा, गेहूँ खरीदिएगा। तो ये सब कच्चा माल हो गया। तो इस तरह कच्चा माल हो गया। अगर आपके पास मशीन है, वो मशीन खराब हो गया, तो उसका मरम्मत करवाइएगा। मरम्मत पर जो खर्चा करिएगा वो सभी व्यय होता है। इस सभी व्यय को अगर हम जीएनपी से घटा देंगे तो हमारे पास कौन सा रूप आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाइए, अगला हमारा ये 4 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट के बाद है प्रोफेसर पी या प्रोफेसर किल्स। प्रोफेसर किल्स उन्होंने कहा था कि इस अपनी परिभाषा में कि इनके अलावा भी एक फार्मूला के तहत भी हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। वो राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे बताया था उन्होंने, उन्हीं ने कहा था फार्मूला। वो कौन थे व्यक्ति, तो हमारा अगला पॉइंट है 5वां, प्रोफेसर किन्स। प्रोफेसर किन्स के द्वारा फॉर्मूला जो दिया गया था, उसके अनुसार हम राष्ट्रीय आय को कैसे पता करते हैं। तो उन्होंने कहा था y बराबर c प्लस आई। y बराबर c प्लस आई। c प्लस आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ y का मतलब है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहा, जबकि C का मतलब कहा उन्होंने कि उपभोग व्यय। और जबकि उसी तरह I का मतलब उन्होंने कहा विनियोग। इनका कहने का मतलब था प्रोफेसर किन्स के अनुसार कि C अगर उपभोग व्यय में अगर जितने हम विनियोग कर रहे हैं उन सभी को जोड़ ले तो हमें कौन सा प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। किन्होंने कहा था, प्रोफेसर किन्स ने कहा था। क्लियर। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में कौन कौन वो आधार हैं जिनसे हम और गणना करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। तो हमारा अगला पॉइंट है 5वां, राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां। विधियां कौन कौन है वो जानेंगे। इसमें 5 विधि इन्होंने बताया, 5 विधि इसमें दिया गया है। पहला विधि कहता है उत्पादन गणना विधि कहता है। उत्पादन गणना विधि में क्या कहता है, पहला है उत्पादन गणना विधि। इसमें कहा गया कि अगर देश में जितने उत्पादन हो रहे हैं उन सभी की गणनाएं किया जाए, उनका मौद्रिक रूप निकाल लिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। दूसरा का कहा व्यय गणना विधि। क्या कहा, व्यय गणना विधि, यानी उत्पादन किए हैं उस पर कितना व्यय हो रहा है, अगर उसकी व्यय को हम पता कर ले तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अगला इन्होंने कहा सी नंबर क्या कहता है, मूल्य योग विधि, यानी कितना आपके पास एक वर्ष में मूल्य आ रहा है उन सभी का योग कर लीजिए, फिर भी राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अगला डी नंबर क्या कहता है, आय गणना विधि में क्या कहता है कि देश में कितना आय प्राप्त हो रहा है उस आय को जोड़ लीजिए, आय की गणना कर लीजिए, तभी आपका राष्ट्रीय आय आ जाएगा। ई नंबर क्या कहता है, व्यवसाय
गणना विधि, व्यवसाय गणना विधि, यानी कि आपके देश में कितना व्यवसाय है, कितनी संरचना है। कहा जाता है कि जिस देश में जितनी परिसंरचना, वो देश उतना ही विकसित होता है। तो जिस देश की व्यवसाय जितना ज़्यादा होगा, गणना कर लीजिए, उस व्यवसाय के आधार पर राष्ट्रीय आय का भी आकलन हो जाएगा। क्लियर? ये है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ। अब राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो कुछ न कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की अब हम पढ़ेंगे कठिनाइयाँ। क्या पढ़ेंगे? कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ कौन कौन है, इनको अगर हम हटा दें तो कठिनाइयाँ हमारे पास इसके 3 दिया हुआ है कि कठिनाइयाँ 3 मुख्यतः होता है, और भी हैं 3 हम पढ़ेंगे, ए, बी और सी। पहला है आंकड़ा एकत्र करने की कठिनाई। आंकड़ा एकत्र करने की कठिनाई, कहता है कि आंकड़ा एकत्र करने में कठिनाई होती है। इसके कारण राष्ट्रीय आय का शुद्ध रूप से हम आकलन भी नहीं कर पाते। कैसे? आंकड़ा यानी कोई ऐसा भी देश में ऐसे भी आंकड़ाएं हैं जिसे हम शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे उत्पादन होते हैं जिसका हम लिखित रूप में हम दे नहीं पाते हैं सरकार के सामने, या जो सर्वेक्षण करने आते हैं उनको हम दे बता नहीं पाते, जिससे हमारा क्या हो जाता है, कठिनाई हो जाती है। अगर किसान गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर किसानों के पास अगर 1000 का सामान है तो कहते क्या हम परेशानी होकर जाए बताने इकट्ठा करने, ये इकट्ठा कर जो सर्वेक्षण इकट्ठा करने आए हैं, सर्वेक्षण करने आए हैं, डाटा को एकत्र करने आए हैं, उनको ये बता ही नहीं पाते, जिसके कारण इससे बहुत सारे देश में किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बता ही नहीं पाते हैं अपनी डाटा को, जिसके कारण से डाटा एकत्र नहीं होता है और शुद्ध रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन हो नहीं पाता है। अगला है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना, इसमें क्या कहता है कि कोई ऐसा भी डाटा होता है जब हम डाटा को, एक ही डाटा को 2 जगह गिन लेते हैं, 2 बार गिन लेते हैं, और एक ही डाटा को 2 बार गिनने से हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन बिगड़ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है मूल्य माप की कठिनाई। मूल्य माप की कठिनाई, मूल्य माप की कठिनाई। मूल्य माप की कठिनाई क्या कहती है? कहती है मूल्य माप की बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्रों में हैं जहाँ पे मूल्य एक प्रकार के नहीं है, अलग अलग है। जैसे अगर हम मार्केट में गए तो बहुत सारे ऐसे अपने मार्केट में जो 10 रुपये वाली चीज़ मिल रही है, दूसरे मार्केट में 11 रुपये भी हो सकती है या 9 रुपये भी हो सकती है। यानी कि मार्केट में अनेकों प्रकार के, एक अस्थाई नहीं, मूल्य माप एक प्रकार का नहीं है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, और इसका एक ही कारण है व्यय। व्यय के अनुसार होता है। जैसे अगर हमारा ये दुकान है और ये दुकान मार्केट से दूर है, तो यहाँ से सामान लाने में जो व्यय होगा उस व्यय को उस सामान पर ही ना दुकानदार जोड़ कर बेचेगा, जिसके कारण से इसका क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर मार्केट के पास से ही इसका दुकान है तो ये मार्केट परिवहन इसका क्या है, पास पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा नहीं रखेगा, व्यय हुआ नहीं तो वो क्या रखेगा, उस कॉस्ट प्राइस मतलब ज़्यादा नहीं रखेगा, 10 रुपये है तो 10 रुपये रखेगा। क्लियर? इस तरह से क्या हो जाता है, मूल्य माप अलग अलग आ जाते हैं, मतलब अलग आ जाता है, जिसमें मूल्य माप की कठिनाई हो रही है। ऐसा ही कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, जैसे अगर गाय है, बकरी है, कहा एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दिया जाए, ये मूल्य माप में कठिनाइयाँ कभी कभी उत्पन्न कर देती है कि अगर एक व्यक्ति को बकरी के बदले में गाय लेना है तो उस गाय के बदले में कितनी बकरियां दिया जाए जिससे क्या हो, वो गाय को वो ले सके। तो ये कठिनाइयाँ कुछ कुछ उत्पन्न हो जाती है कहीं कहीं, उसे कहते हैं मूल्य माप की कठिनाइयाँ। क्लियर हो रहा है? आज
जाइए। इस तरह से ये हमारा क्या हो रहा है, क्लास 10th के चैप्टर 2 लगभग राज्य एवं राष्ट्र की आय को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, धन्यवाद।